सुप्रभात। स्टैंडर्ड एट्थ, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। बुक आपकी चल रही है नागरिक शास्त्र। डेट अंडरस्टूड है आज 8 सितंबर 2020। लेसन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट, हाशियाकरण से निपटना। यानी कि देश की आज़ादी से पहले लगभग भारत के 80% लोग हाशिए पे थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन जब देश की आज़ादी मिली तो इस बात पर जोर दिया गया कि इस हिंदुस्तान में बहुत सी जातियां, बहुत सी जनजातियां हाशिए पर है। हाशिए का मतलब समाज के बिल्कुल गरीब असहाय लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। और एक कहावत है कि जिस देश में सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार नहीं देंगे वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो हाशियाकरण से निपटना यानी कि जो हाशिए पर यानी कि बिल्कुल अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, गरीब है, असहाय है, लाचार है, उसको उठाया कैसे जाए। उसको भी एहसास हो कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं आज़ाद भारत के अंदर रहता हूँ। तो हाशियाकरण व संघर्ष क्या चीज है। हाशियाई समूह भले ही कम ताकतवर हो, यानी कि कौन कौन सी जातियां और कौन सी समूह हम चर्चा करेंगे, लेकिन उन्हें अलग थलग करने का विरोध किया है। यानी कि देश की स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रकार के आंदोलन चले हैं, सरकार के द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके कारण अंडरस्टूड है कि ये लोगों ने अपने आप को एहसास पाया और लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाई और विरोध किया। हाशियाई समूह की मांग क्या है, यानी कि हाशिए पर जो लोग हैं, कौन से लोग हैं। आज हमारे देश में आदिवासी वो हैं कि जो भारत के झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, आप लगाएं छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में जो जंगलों के किनारे रहते थे, देश की आर्थिक प्रगति के कारण वो जंगल नष्ट कर दिए गए, जिससे ये लोग बेघर हो गए। ना इनके पास जमीन बची, ना इनके पास मकान बचा, और ना इनकी जो पुश्तैनी जमीन जो अपने आप की मान रहे थे वो इनके पास बची। तो आज इनमें से बहुत से नक्सली हैं, यानी कि आतंकवादी भी बन चुके हैं। दलित गांव में या शहर में सबसे गरीब व्यक्ति जिसके पास ना जमीन हो, ना मकान हो, केवल मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा हो, इस प्रकार के लोग मुसलमान आते हैं। कि भारत की आज़ादी अंडरस्टूड है कि 1947 में पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, लेकिन अधिकांश गरीब जो मुसलमान थे वो भारत को छोड़कर नहीं गए, यही रह गए, वो आज भी गरीब है। औरतें अब तो आहिस्ता आहिस्ता खासतौर पे औरतों के लिए हम सतयुग कह सकते हैं, लेकिन 20, 30, 40 साल पहले जाएं, लड़कियों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, माता पिता लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, और शादी के बाद में जिस घर में जाती थी पता नहीं कितने प्रकार के पर्दे रखने पड़ते थे, बोलने की मनाही होती थी, बाहर जाने की मनाही होती थी, और जीवन गुजर जाता था इसी में। तो ये भी हाशिए का समूह रहा। अन्य गरीब समूह, और गरीब जैसे शहरों के अंदर गांव में होते हैं, जैसे मैंने कहा किसी के पास मर्दा ज़मीन ना हो, मकान भी कच्चा हो, मजदूरी मिले तो उसके घर में खाना बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो एक लोकतांत्रिक देश में ये मांग करते हैं कि हमें भी अधिकार मिले, हम भी भारत के नागरिक हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद, यानी कि भारत देश को चलाने के लिए एक संविधान बना देश की आज़ादी के बाद, जिसको 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे। उसमें 14 से 32 तक भारत के प्रत्येक नागरिक, जो 130 करोड़ नागरिक हैं, उनको 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए प्रत्येक नागरिक को। यानी आपको, हरियाणा के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को, पंजाब के लोगों को, गांव के लोगों को, गरीब लोगों को, कोई भी है चाहिए। पहला, समानता का अधिकार। संविधान कहता है कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक समान है, समान अवसर है उसके लिए। दूसरा कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि भारत के रहने वाला व्यक्ति, आज को तमिलनाडु का व्यक्ति गुना में आता है, यदि अपना कारोबार करता है ईमानदारी से
तो उसको स्वतंत्रता है। यदि कोई हरियाणा का व्यक्ति बॉम्बे जाके पढ़ना चाहता है बच्चा, तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपनी मनमर्जी से कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान ने यह कहा कि एक व्यक्ति, एक गरीब है, यदि वो किसी भट्ठे पर काम करता है 2 साल 4 साल 5 साल और उसको मजदूरी ना मिले, तो इस अधिकार के बदौलत वो अपनी मजदूरी मालिक से मांग सकता है। शोषण से बचाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप देखते हैं बेटे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, यानी कि कोई भी नागरिक किसी भी मंदिर में जा सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, पूजा पाठ कहीं भी कर सकता है, ये उसको स्वतंत्रता प्रदान की। हरिद्वार में जाके हर की पौड़ी जा सकता है, काशी में जा सकता है, सालासर जा सकता है, किसी प्रकार की किसी को कोई रुकावट नहीं है। शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, प्रत्येक नागरिक काबिलियत से किसी भी विद्यालय में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी पढ़ सकता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उनका वो उपयोग कर सकता है, तो ये अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? इस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि कोई गांव में यदि किसी ने जन्म लिया है तो इसका मतलब नहीं है कि शहर के अंदर वो बिजनेस नहीं कर सकता। छोटे शहर में जन्म लिया तो वो बड़े शहर में नहीं जा सकता। मीन्स इस अनुच्छेद 15 के अनुसार, इसका आपने चार्ट बनाना है, बिल्कुल अनुच्छेद जितने हैं अधिकार है इनका चार्ट बड़े अक्षरों के अंदर, जो बिल्कुल आपको याद रहे, ये आपके अधिकार भी है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ आप धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर किसी को आप कहें कि तेरी जाति छोटी है, मेरी जाति बड़ी है, ऐसा आज के समय में नहीं चलेगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता और छुआछूत का अनुमोदन करता है, यह एक दंडनीय अपराध है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, सिंगापुर भी 1947 के आसपास आज़ाद हुआ था। यूरोपीय कंट्री भी मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे थे कि जो इसी 19वीं सदी में आज़ाद हुए। जापान एक छोटा सा देश 1939 और 45 तक बम गिराने से पूरी उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी, आज दुनिया में नंबर 1 है। कारण क्या रहा कि हमारे देश की आज़ादी के बाद भी इन 15-20 सालों से छोड़ दूं तो उससे पहले गांव का दृश्य बहुत ही भयावह था। गांव में जातियां बटी हुई थी, गांव के लोग किसी को छोटी जाति का मानता था, बड़ी जाति का मानता था, अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ जाति पाति में बांट के रखा। कोई मंदिर था उसमें विशेष लोग जा सकते हैं, ये लोग नहीं जा सकते। कोई गांव के अंदर सार्वजनिक नल था उसमें विशेष लोग पानी भर सकते हैं, वो नहीं भर सकते। इसी चक्कर के अंदर भारत आज भी गरीब है। ये जाति पर था, छुआछूत, ऊंच नीच भावना को छोड़ना पड़ेगा, सभी बराबर है। जिस प्रकार गीता में कहा गया है, कर्म ही प्रधान है। आज के समय में जो मनुष्य कर्म अच्छा करता है, किसी भी जाति का है, वो मनुष्य अच्छा है, उसको उसके कर्म से जानना चाहिए। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए संविधान ने क्या किया? दलितों आदिवासियों के लिए मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास, यानी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको या तो मुफ्त या फिर थोड़े से पैसे से जो गरीब लोग हैं उनको अवेलेबल करवाया। शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष, क्योंकि ये अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। समानता पर आधारित कानूनी प्रावधान किया, दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा में छूट, यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेज के लिए, नौकरी के लिए। लेकिन थोड़ा यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है कि कुछ लोगों ने इस आरक्षण का नाजायज फायदा उठाया। असल में देश की इस 60 और 70 साल के अंदर जिनको रिजर्वेशन का सही लाभ मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। चंद 10% लोगों ने इस संविधान द्वारा प्रदत्त इस रिजर्वेशन का और इस सिस्टम का फायदा उठाया। 90% बेचारे अभी भी हाशिए पर हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में आया। क्या आया? यह दलित जातियों को अग्रणी जातियों के अत्याचारों से बचाता है। कई बार क्या होता था कि गांव में गरीब लोग होते थे, उसको गांव में बसने नहीं देते थे, यानी कि अमीर लोग हो गए, बड़े जमींदार हो गए, काम ले लेते थे, उसको पैसा नहीं देते थे, गांव से निकालने की धमकी देते थे। तो इस प्रकार का अब नहीं चलेगा। 89 में अधिनियम आया। हाथ से मेला उठाने का कलम क्या था कि बहुत सारे लोग झाड़ू, टीन, टोकरी के सारे पशुओं और मनुष्यों के मलमूत्र उठाने का कार्य करते हैं, आज भी करते हैं देश में। कई लोग अपने आप को श्रेष्ठ जाति वाले इस काम में, यदि 1 लाख रुपए तनख्वाह हो तो भी नहीं जाते।
लेकिन आप सोचिए एक मानव इस प्रकार का काम कर रहा है तो उसके लिए एक कलंक है। इससे निदान करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी, नगर पालिकाएं, सरकार ने बहुत सी ऐसी और ऐसे लोगों को 100 दिन का रोजगार गारंटी जो मनरेगा के तहत उनको रोजगार देने का प्रावधान किया है। आगे कहता है सिर पर मेला ढोना। बहुत सारे लोग क्या है कि इंसानी मलमूत्र और कचरे को सिर पर उठाकर ठिकाने लगाने का काम करते हैं। हमारी स्टेट को आज तो ठीक है कि मशीनरी से ये काम होने लग गया है, सीवेज व्यवस्था ये आ गई है, लेकिन बहुत से स्टेट ऐसे हैं कि ये काम भी बेचारे कुछ गरीब और ऐसा लोगों को करना पड़ता है। लेकिन सरकार द्वारा उन्हें भी मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया गया ताकि वो इस प्रकार के जीवन से थोड़ा सा निजात पा सके। आदिवासी 1989 का अधिनियम जो मैंने ऊपर जिक्र किया था, ये आदिवासी लोग जिनकी जमीन सरकारों ने, जिनकी जमीन अंबानी ने, जिनकी जमीन अडानी ने, जिनकी जमीन उद्योगपतियों ने छीन ली है, वहाँ पर कल कारखाने लगा दिए हैं, इस्पात का कारखाना लगा दिया, बिजली का कारखाना लगा दिया, कोई और कारखाना लगा दिया, इनको खदेड़ दिया गया। लेकिन 1989 में ऐसे आदिवासियों को परंपरागत उस जमीन के लिए कानून प्रदान किया गया कि वो सरकार हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे ये अमीर लोग हों, चाहे उद्योगपति हो, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, उनकी जमीन को रिक्वायर करेंगे तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा। छुआछूत की समाप्ति जिसका हम जिक्र कर रहे थे। भारत के संविधान में मनुष्य को अछूत समझने वाली प्रथा पर रोक लगा दी गई, रोक लगाई गई। अछूत का मतलब आज से 30 साल पहले बेटे कि आप घर में चर्चा करेंगे, आप अपने दादा और दादी से पूछेंगे तो गांव के अंदर अनेक जातियां बंटी हुई थी। अपने आप ही मनुष्य क्या करता था, किसी को छोटी जाति का दर्जा दे देता, किसी को बड़ी जाति का दर्जा दे देते। कबीरदास जी ने कहा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को चाहा नहीं फल लागे थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि कई बार अच्छे कुल में जन्म ले लिया, उसके अच्छे काम नहीं है, तो इंसान किस चीज़ का अच्छे, तो वो है। तो गरीब और असहाय लोग हैं, वो सभी बराबर हैं। कोई इस पृथ्वी पर अछूत नहीं है, कोई निम्न जाति का नहीं है, कोई और नहीं है। उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म प्रधान यदि हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव को बढ़ाना चाहते हैं, मोहल्ले को बढ़ाना चाहते हैं, कर्म पर ध्यान देना होगा, ईमानदारी से कार्य करना होगा। और इन सबके लिए यदि हास्यकरण से निपटना है तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है, उससे बड़ा हथियार पूरे संसार में नहीं है। और वो गरीब या कोई भी है, यदि वो एजुकेशन लेता है, शिक्षा एक अधिकार ऐसा है कि यदि उसने शिक्षा को ले ली तो ये सभी अधिकार उसको प्राप्त हो जाएंगे। शिक्षा को लेकर वो एक अच्छा इंसान बनकर कुछ भी कर सकता है। सबसे पहली चीज वो है एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।